अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज बड़े सारे मामला हैं, खासतौर पे सियासी हवाले से बड़े सारे मामला नजर आते हैं, लेकिन एक अहम खबर है इसकी तरफ हम चाहेंगे कि प्रोग्राम की इब्तिदा में जरूर गुफ्तगू की जाए, वह लंपी स्किन डिजीज के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया की तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। उसमें कहां सच्चाई है, कहां इसमें झूठ कहा जा रहा है, कहां मन घड़त कहानियां गढ़ी जा रही हैं, इसके हवाले से हमारे साथ डीजी लाइफ स्टॉक से जनाब डॉक्टर नजीर कलोड़ो साहब मौजूद हैं। जरा इनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है, खासतौर पे जब से लंपी स्किन डिजीज आई है सामने बीमारी, उसके बाद से बहुत सी चीजें आ रही हैं। ये कहानियां जो कही जा रही हैं इसमें कहां तक सदाकत है? नहीं आ रहा कि आप कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहानियां जिसमें ये लोगों को डरा रहे हैं और वो उन्हीं कहानियों का तस्करा हो रहा है। जी बिल्कुल, उसकी मैं मुकम्मल तरदीद करता हूँ। और ये पूरी जितनी भी है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना वो मफहूमों पे मुश्तमिल है। और ये जितनी भी वो बीमारियां बता रहे हैं किसी के दिमाग में तो हो सकती हैं, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही इस तरह की जिस तरह वो मुर्गी और इसकी कहानियां बता रहे हैं। आते हैं लंपी स्किन डिजीज के ऊपर कि ये लंपी स्किन डिजीज हम नवंबर से ट्रेक कर रहे हैं इसको, और डिक्लेयर हुआ है कि मार्च के 4 के अंदर जब ये पूरी हद से कंफर्मेशन हो गई। और लंपी स्किन डिजीज जो है सिर्फ काउज में है, काउज से बफेलो को भी नहीं लग रहा, गोट को भी, शीप को भी नहीं आ रहा। सही। और ह्यूमन को इसको 100 साल हो चुके हैं डिजीज को। 1927 से 49 में कंफर्म हुई अफ्रीका में। एक दफा भी कहीं पे इंडिकेशन नहीं मिलते कि ह्यूमन में ट्रांसमिशन इतनी पॉसिबल है बाय एनी मींस। तो ये लोगों को खामखा में डरा रहे हैं। हम पहले ही प्रोटीन डिफिशिएंट में, हमारे लोग बहुत कम दूध खाते हैं, कम दूध पीते हैं। अगर ये और भी कर दिया तो हम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाएंगे। हमारी स्टैंडिंग और मेलन्यूट्रिशन जो बच्चों के अंदर है वो मोर देन अभी 49% थी। तो ये 49% मेलन्यूट्रिशन करने के साथ आप कैसे आगे सर्वाइव करेंगे? और आप और इसके ऊपर मुर्गी बेचारी तो हमेशा ही रहती है पूरे साल में। आप जो भी गाँव है उसके मुर्गी के ऊपर होते हैं। अभी आपने गोश्त के ऊपर भी दे दिया तो जाहिर है ये एक अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त मौजूदा स्टेटस क्या है लंपी स्किन डिजीज के हवाले से? जो नंबर्स हैं क्या उसमें इजाफा हो रहा है या किसी हद तक का इसमें रिकवरी होती हुई नजर आ रही है? इजाफा तो हो रहा है। और अगर इजाफे का हम देखें कि अभी तक जो है सिर्फ 6 अजला बचे हुए, जिसमें थरपाकर, क्योंकि वहाँ पे मच्छर अभी कम है, बहुत न होने के बराबर है और डिजर्ट है। उसके अलावा घुटकी, उसके अलावा लड़काना पूरा डिवीजन, लड़काना, शिकारपुर, कंदमूर, जैकबाद ये बचे हुए। टोटल जो तादाद है आज 12 तक की जो अपडेट है वो ये है कि हमारे पास 26,431 केस रिपोर्ट हुए। और उनमें से जो रिकवरी है वो तकरीबन 26,000 में से 10,000 की आ चुकी है। ओके, ऑलमोस्ट 35% तक रिकवरी है। जी बिल्कुल, 35 से 40 पे। और वो असिस्टेड रिकवरी है या नेचुरल रिकवरी है, दोनों हो रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि जो हमारे देसी जितनी भी नस्ल है गाय के, उसके अंदर काफी अच्छी रिकवरी है और इन्फेक्शन जल्दी रिकवर हो जाता है 7-8-9 दिन में, सीवियरिटी उतनी नहीं आती। फिर कहीं पे असिस्टेड रिकवरी, कहीं पे केस खराब होते हैं तो फिर डिपार्टमेंट अपनी सर्विस दे रहा है वहाँ पे, जिनको बुखार है तो बुखार की दवाई। क्योंकि अभी तक वैक्सीन हम रिपोर्ट नहीं कर पाए। कल इजलास हुआ है ड्रेप का, उन्होंने इजाजत दी है वैक्सीन रिपोर्ट की, लेकिन वो लेटर अभी तक इशू नहीं हुआ। अगले हफ्ते तक वैक्सीन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की सजेस्ट कर रहे हैं। बुखार है, किसी को पेन हो रहा है, किसी को वहाँ पे फोड़े हो रहे हैं, उसका वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो उससे रिकवरी काफी अच्छी आ रही है। और जो अभी तक मॉर्टलिटी है, जो टोटल डेथ है वो है 189, और उसमें से टॉप कर रहा है फिलहाल छठा 46 केसेस उसमें डेथ है। और फॉलोड बाय जो डेथ है वो है खैरपुर के अंदर 27 है। फिर थानापुरा खान ये कोहिस्तान का इलाका जहाँ पे पहाड़ी इलाका जहाँ पे गाय बहुत ज्यादा है 21, और फिर कराची। तो टोटल 189 अभी तक डेथ रिपोर्ट हुई है। नजीर साहब, ये मैं जानता हूँ आप सिंध का आदादो शुमार बता रहे हैं और आपकी, लेकिन अगर हम बताएं पंजाब में अगर सूरत हाल के बारे में जाने तो क्या पंजाब में भी ये नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? पंजाब में नंबर तो हमारे हिसाब से जो हमें इंफॉर्मेशन है वो कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली उनका वर्जन अभी तक नहीं आया। और जब तक वो टास्क फोर्स बना के प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करते तो कुछ कहने पे हम काफिर हैं।
लेकिन जब शुरुआत में हमें नवंबर में पहले केस मिले थे जामशोरों के अंदर, उस टाइम जो हमारे कुलीग थे या हमारे दोस्त थे या फार्मिंग कम्युनिटी पंजाब में, वहाँ पे भी हमसे राब्ते हुए, उन्होंने भी हमें रिपोर्ट किया था और उन्होंने कहा कि हमें 1 महीना पहले यानी अक्टूबर में ये तरह के सिम्टम मिले। तो डॉक्टर साहब ये नेशनल वेटरनरी लेबोरेटरीज ने सैंपल कलेक्ट किए बावनपुर उसकी सराउंडिंग में और उन्होंने फिर कंफर्म किया कि बाकी वो लगी। तो डॉक्टर साहब जरा इस बात के बारे में जरा वाजे कर दीजिएगा, जिस तरह से हम कहते हैं कि आम अल्फाज में चिकन पॉक्स की किस्म का एक मर्ज है, तो क्या ये रिलैप करता है जानवर को? अगर कोई जानवर इससे एक बार गुजर जाए और वैक्सीन हुई हो या ना हुई हो, तो क्या फौरी तौर पे जानवरों को वापस ये मर्ज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं साफ की तरह आपको बता दूं कि अगर बचपन में हमें चिकन पॉक्स एक दफा हो जाता है तो कोई जिंदगी दोबारा नहीं होता, और जिसको नहीं हुआ था वो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर छोटे बच्चे से बच जाता है। इसी तरह इसके अंदर अगर एक दफा जानवर सर्वाइव कर जाएगा हो तो उसको लाइफ टाइम फिर दोबारा नहीं होता। वैक्सीन के थ्रू जो इम्यूनिटी होती है वो 1 साल या 2 साल तक रह सकती है, वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी अभी तक नहीं बन पा रही। तो इस वजह से जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो रिकवर हो रहे हैं माशाल्लाह उनके अंदर वो सेफ है। दूसरी बात ये है कि ये जो हम समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास 100 गाय है, 100 में से 4 में इन्फेक्शन आया है या 5 में, बाकी में नहीं आया। यकीन मानिए जो हमारी स्टडी है उसके मुताबिक या दुनिया की है उसके मुताबिक बाकी में भी इन्फेक्शन चल रहा है लेकिन वो जाहिर नहीं हो रहा। सही। एवरेज इसका जो मॉर्बिडिटी है वो है 20% इन्फेक्शन, और 20% आपके जानवर ऐसे होते हैं या ह्यूमन में पॉपुलेशन में भी जिनकी इम्यूनिटी रिलेटिवली वीक होती है या उनको डोज ज्यादा लग गया है वायरस का, तो इस वजह से वो निशानियां जाहिर करते हैं, पेन में आ जाते हैं, तबीयत उनकी खराब हो जाती है, सिम्टम आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो है वो उनमें सिम्टम इस वजह से नहीं आते, तो हो सकता है कि उनको डोज जो वायरस का जब वो मच्छर ने बाइट किया था तो कम डाला है, तो इस वजह से उनको नेचुरली जिसे वैक्सीन की तरह हो गया। तो एक तरह से ये कि जहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कुछ लोग गलत तरीके से कुछ वैक्सीन जो है ना अरेंज करके जब वहाँ पे इन्फेक्शन आ रहा है तो वो लगा रहे हैं। 2-4 जानवरों में इन्फेक्शन आ गया तो उन्होंने वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। ये लाइव वैक्सीन है। सही। इस सूरत हाल में अगर ये लाइव वैक्सीन लगाएंगे तो ये और फैलेगा। बाकी भी जानवर जहाँ पे ये सेक्टर नहीं है वहाँ पे भी आएगा, क्योंकि लाइव वैक्सीन करने से ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी मुस्तकिल डॉक्टर से या किसी एक्सपर्ट से राय लेके फिर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बीमारी नहीं है तो फिर तो आप आगे बढ़ सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब ये सूरत हाल तो वाज़ेह हो गई कि नेचुरली अपनी तरफ से खुद हील भी हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन अभी इंपोर्ट हुई नहीं है, अभी ये लेटर्स निकलेंगे और ये मरहला चलेगा। कितना वक्त लगेगा वैक्सीन आपको लगता है कि पाकिस्तान में आ जाए, तो कितना वक्त लगेगा? हमें उम्मीद है कि आज किसी टाइम में भी ये लेटर इशू हो जाएगा। कल डिसीजन हुआ है इंपोर्ट का, हमने पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया है 1.9 मिलियन डोज का। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 4 मिलियन डोजेज यानी हम 40% को तो हम खुद ही कवर करेंगे। सही। और हमें उम्मीद है कि 30% जो है ना वो थ्रू अभी तक जो हुई है या जो इंस्पेक्शन के थ्रू रिकवर होगी या जिनको बूस्ट पास लगा है उसके थ्रू, तो हमारी हार्ड इम्यूनिटी 4 मिलियन काउंट करने के बाद आ जाएगी। तो इस वजह से हम और ये वैक्सीन कब तक दस्तयाब हो जाएंगे डॉक्टर साहब? ये अगर आज लेकर मिल जाता है तो ये फ्राइडे सैटरडे को वहां से टर्की से शिपमेंट आनी है और वो हमें मंडे को यानी जो आने वाला मंडे है उससे हम मंडे को आ जाएगी और मंडे को ही हम इसका जैसे आती है तो इसका इंतजार करेंगे साहब के हाथों। और फिर हमने चीजें बनाई हुई है। लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट कोई 1000 करीब जो है पैरावेट स्टाफ और डॉक्टर्स को इस असाइनमेंट में लगा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 मिलियन जो 1.9 मिलियन यानी 2 मिलियन के करीब जो हम वैक्सीन मंगवा रहे हैं वो 10 से 12 दिन में हम पूरा कवर कर। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। अगर ये 15 दिन में मतलब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हमारा प्लान ये है क्योंकि हम कोई 1000 के करीब जो है ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा और खुशाइंद इक़दाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी लाइफस्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कलोड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ भी दे रहे थे और बता भी रहे थे कि असल ग्राउंड पे सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त इस हवाले से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें इतलात गर्दिश कर रही हैं जिसमें काफी हद तक वो जो तमाम तर खबरें आपको नजर आ रही हैं वो झूठी हैं, वो गलत हैं। और इसलिए जिस अंदाज से डीजी लाइफस्टॉक सिंध जो कि एक जिम्मेदार शख्स हैं, जो कि एक मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो बात बता रहे हैं, अगर उसको उस वर्जन को लिया जाए तो कदरे बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है। आप अगर कोई भी शुबा है तो कुछ अरसे के लिए अपने आप को
उस मीट से जिसके बारे में आप मुकम्मल तौर पे श्योर नहीं, उससे आप कुछ हद तक इज्तनाब जरूर कर सकते हैं, जिसमें कोई मुजायका भी नहीं होगा। एक वफा लेते हैं जी, वफे के बाद जरा नजर डालेंगे सियासी सूरत हाल के ऊपर। आज कुछ बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस डेवलपमेंट में क्या है, हुकूमत का घर जा रही है या हुकूमत को एक बार फिर से अपने इत्तेहादियों का इत्तेहाद सामने आ जाएगा, ये सारे मामला के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शगुफ्ता नसरीन साहब। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से और ये कब तक हल होते हुए नजर आ रहे हैं। शगुफ्ता जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता जी, एक रिलीफ तो आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वजीर आला के उम्मीदवार जनाब परवेज इलाही साहब ने इस बात का इंदिया दिया है कि वो अभी भी हुकूमत के साथ है और अपोजिशन की जमातों से उनका फिलहाल इत्तेहाद का कोई इरादा नजर भी नहीं आया। इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है? देखिए, ये तो हमेशा ही आप इस सियासी पार्टियों का देखते ही हैं कि वो खान साहब के लिए मशहूर है कि वो शूट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कुछ उल्टी नजर आ रही है। यू बिलीव मी कि आज या एंड ऑफ द डे आप समझें कि जो मैं कल तक खुद मैं सोच रही थी ना, मुझे बहुत डिफरेंट सिचुएशन नजर आ रही है। बिफोर टाइम हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब तो मुझे चीजें काफी हद तक मेरे ख्याल में समझ आ रही है कि कुछ सेटल डाउन हो गया। अच्छा, मुझे तो ये समझ आ रहा है। ये समझ तो आ रही है, लेकिन अभी हम सुन रहे थे जनाब शेख रशीद साहब का बयान, वजीर दाखिला भी हैं वो, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि बहुत जल्द हुकूमत के जो नंबर्स हैं वो वाजे हो जाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत के वो आके सामने आके ऐलान कर देंगे। तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल, मुझे तो शुरू से ही आ रहा था, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं आ रहा। मुझे तो शुरू से ही ऐसा, देखें कोई सियासी हमारी मजबूरियां होती हैं, हम क्लियरली कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सच है कि ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि हम तो, मुझे किसी ने कुछ दिन पहले पूछा, भाई आप बताइए खान साहब के लिए सिचुएशन जो चल रही है आप क्या करेंगे, मैं प्राइवेट, मैंने उन्हें बोला कि देखें जी, जो दीवाना होता है ना, दीवानों से नहीं पूछा जाता है, वो तो बात दीवाना होता है, वो कुछ भी कर जाता है किसी की दीवानगी में। तो मैं कहा हम तो खान साहब को इस तरह चाहते हैं, और हमें तो हर वक्त अगर कोई कह भी देना कि यहाँ पे ये हो रहा, तो हम कहेंगे कि हमें नजर आ रहा है कि हमारी फतह है या हमारी कामयाबी है। लेकिन मैं अगर एक बात आपको क्लियरली बताऊं कि अगर ये सेटल डाउन चीजें हो जाती हैं तो भी ठीक है, नहीं हो जाती तो खान साहब मजीद पावर से आगे आएंगे, ये मैं आपको बताऊं। आपको नहीं लगता कि शगुफ्ता जी के कहीं ना कहीं इस वक्त ये अदम एतमाद की तहरीक का मामला सामने लाकर ऑपोजिशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम में मकबूलियत में मजीद इजाफा किया, और खान साहब की और उनकी जो काबीना की जो परफॉर्मेंस थी जो अभी तक सामने नहीं आ पाई थी, शायद अब वो सामने आना शुरू हो जाए? बिल्कुल आना हो जाए, ये तो यकीन करें, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। देखिए ऐसा हुआ था, मैं आपको ना अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं एक इलेक्शन में निकली थी, तो मुझे कहीं से रिस्पांस नेगेटिव मिला और उन्होंने कहा यहाँ पे ये फ्लॉप हो गए और पीटीआई का ये हो गया। आप बिलीव करें उसी एरिया से मुझे हाईएस्ट वोट मिले थे। ये मैं बता दूं आपको, ये चीजें समटाइम उल्टा पड़ जाती हैं। जो लोग समझते हैं ना कि इनको हम नुकसान करने के लिए कर रहे हैं, वो चीजें हमेशा हो जाती है। देखिए मैं उनको अब इस वक्त कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रही। इन लोगों के बयान में कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैं इन लोगों के लिए स्टडी करूं, देखूं आखिर इनके, मुझे आप बिलीव करें, मैं अगले दिन पूछ रही थी ये जनाना की आदत को नहीं मानते हैं, ये ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं चल सकते। दूसरी दफा उनके बयान देखे तो वो कहते हैं कि ये तो हम चल ही नहीं पाएंगे। फिर उनके बाद दोबारा अगर मजहबी तौर पे देखा जाए तो एक वाज़े हदीस अबू हुज़ैरा की कि जो सियासी बंदा, जो इस्लामी बंदा जो इस तरह आता है उसके लिए क्या क्या बातें, मतलब हम लोग हर बंदा अपने अपने माइंड से ये सोचता है। आप देखिए 22 करोड़ अवाम इस मसले में कितनी परेशान है, यानी छोटे से छोटा बच्चा लेके और बड़े से बड़ा बंदा लेके वो सोच रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन मुझे मेरी उसमें रूस का मसला, तो ये मसला, यानी वो एक ना मिक्सअप कर देते हैं चीजों को। लेकिन शगुफ्ता जी, ये इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सबक लिया कि अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर हुकूमत ना हो
तो हुकूमत को इस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और अगर आइंदा इंतखाबात में ये मेजोरिटी नहीं हुई, फर्स्ट इंटरव्यू आपको याद हो, देखिए अगर मेरी इंडिविजुअली अगर मेरा मुझसे पूछा जाए तो उस वक्त हम बात कर रहे थे खाली कराची के लिए कि वो काम करने के हवाले से, तो मेरी तो अपनी हर बंदी की थिंकिंग होती है ना। देखिए हम कहीं से भी ना फरिश्ते ढूंढ के नहीं ला सकते हैं, ये बता दूं मैं आपको। बिल्कुल सही। अगर मैं चाहूं कि मेरे सराउंडिंग मेरी टीम में सारे एंजल जो हो मेरे उस पर चले, ये पॉसिबल नहीं। मैं हमारे खान की क़यादत को, खान के नजरिए को सलूट है जिससे वो लेके चलते हैं, लेकिन उनको इन्हीं में से कोई चूज करके अपने साथ करने चाहिए थे। जो उनको हर वक्त नुकसान पहुंचाने के दर पे लोग रहते हैं, उनसे बातचीत हो सकती थी, ये है। लेकिन उनका नजरिया जो है वो कहते हैं मैं किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं हूँ, वो नहीं होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में चीजों को लेकर चलने में कोई बुराई नहीं है, मेरे यहाँ तक मैं समझ। लेकिन अगर बुराई नहीं है तो आपको क्यों लग रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अभी तक इतनी ताखीर कर रही है हुकूमत की तरफ कोई ऐलान करने में या अपोजिशन की तरफ ऐलान करने में? मेरे ख्याल से 3.5 साल के अरसे में एमक्यूएम के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कदरे बेहतर रहे हैं, अगर माजी की चीजों को देखा जाए कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह के। बिल्कुल है बेहतर, पर हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, सच पूछे तो। डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपको एमक्यूएम की फिलहाल इस तरह से ऐलान ना करने में अब तक? हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी वो भी बात चीज है, मेरी सच बात है कि बेसिकली मैं एक सियासी बंदा उस सेंस में नहीं हूँ कि, लेकिन मुझे ये समझ आती कि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इस तरफ से क्या नहीं हो पा रहा, देखिए ये हमारे पे हम बॉन्ड होते हैं, सकते हैं ना। लेकिन मेरे जहाँ तक मेरा नजरिया, मैं सब जो आप बात बोल रहे हैं ना वो बात सही है, उनको कुछ ना कुछ खान को थोड़ा लेके चलना चाहिए था, ताकि हर वक्त देखिए एक आम शहरी जो है अभी आप देखें, अब किसी को नजर नहीं आता ये दलों पे, ये इन पे, या उन पे पैसा खर्च नहीं हो रहा। कोई भी पार्टी कर रही हो, एक्सरसाइज कोई भी कर रही हो, आप देखा ना इसका बजट कभी आपने देखा कि कहाँ जाता है? कोई पैसा अगर आप सारी पार्टी किसी की बेटरमेंट की वजह लगाते हैं तो कोई बुराई है? पार्टी में ये बंदे की बात नहीं कर रही हूँ। इनका हर जो एंड क्या होता है आपको बताओ, आपको एंड क्या लगता है? एंड में हम क्या करते हैं? हम यही होते हैं, 4 उनके बंदे आते हैं, 4 हमारे बंदे आते हैं, 4 उधर के आते हैं, बात ही होती है ना एंड पे। एंड आप बताओ ना, आप देखिए इतने बड़े जो भी सिलसिले सियासी देखते हैं उसके ऊपर एंड पे क्या होता है? एंड पे टेबल टॉक पे बात खत्म होती है। और ये टेबल टॉक पे अगर मैं अभी पूछूं, क्या एमक्यूएम को सिंध की गवर्नरशिप देने के मामला होते हुए नजर आ रहे हैं, या चौधरी परवेज इलाही साहब को सीएम पंजाब की कुर्सी देने की बात होती हुई नजर आ रही है? देखिए मैं वैसे कह नहीं सकती हूँ क्योंकि ये मेरी पार्टी का मसला है, लेकिन मुझे कुछ नजर आ रहा है। कुछ नजर आ रहा है? हाँ, वो तो मुझे लग रहा है कि उनका मुझे कुछ लग रहा है। अब इसमें नहीं है कि मेरी क्या आदत मुझे बोल दे कुछ गुप्ता बड़ी बड़ी बातें बोल देती है, लेकिन जो आप समझ है ना वो ये है कि वो तो कंफर्म बात है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। मेरे इनमें जो मैं समझ रही हूँ ऑपोजिशन की तरफ से हो रहा है, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं हो रहा। हाँ, तरीके नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तरीके इंसाफ की तरफ से भी होगा, तहरीक इंसाफ हाँ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता नसरीन साहब हमारे साथ मौजूद थी और बहुत थैंक यू सो काइंड ऑफ शगुफ्ता नसरीन साहबा ने हमें अपना वक्त दिया और तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी किया, ना सिर्फ वो बातें बताई जो अब तक हो रही हैं बल्कि उन चीजों की तरफ भी इशारा कर दिया जहां पे बहुत से राज उससे पर्दा उठना अभी तक बाकी है। यहां तो ये बात साफ है कि अगर इस वक्त सूरत हाल को देखा जाए तो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कुछ कार्ड्स तो प्ले किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो कुछ कहा गया, जो कुछ इकदाम उठाए गए, उसके बाद ये बात भी अहम है कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन फिलहाल कुछ रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नजर जरूर आया। एक जानिब मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक स्टांस आया जिसने हुकूमत की फेवर में बयान दिया, आज काफ लीग की तरफ से पॉजिटिव बयान आया जो हुकूमत की फेवर में जाता है। तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो अपने जलसे की तारीख थी उसमें तब्दीली का ऐलान कर दिया। तो ये तीनों मामलात अगर देखें तो हुकूमत के लिए कुछ रिलीफ जरूर नजर आता है। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। भी हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, जो सियासी मंजरनामा है, तहरीक अदम एतमाद का शोर है, जहां इस वक्त बड़ी सारी मामलात नजर आ रहे हैं, तो वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ हद तक अपनी पंजाब की पॉलिटिक्स को, पंजाब के वोट बैंक को रिवाइव तो किया, लेकिन अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, ये कहा जाए तो गलत ना होगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब मुनव्वर अंजुम साहब। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर अदम एतमाद की जो सूरत हाल है वो कहां तक पहुंची और जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें, उनका ऐलान कब तक मुतवक्के है। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनव्वर साहब, जरा सूरत हाल से तो आगाह कीजिएगा कि आखिर सूरत हाल है क्या अदम एतमाद के हवाले से। अभी हम काफ लीग का एक बड़ा वर्जन सुन रहे थे चौधरी परवेज इलाही साहब का, उन्होंने कुछ इंडिया इस तरह से दिया कि वो आज भी हुकूमत के इत्तेहादियों और अभी तक ऑपोजिशन से कुछ मामला तय हुए नहीं है, इसके बारे में क्या सदाकत है? बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि अपनी तो बात तो हम जीत चुके हैं और ये बात को ऑन रिकॉर्ड जो है वो इलाही साहब भी कह चुके हैं और उन्होंने बैक बुहारी के अपना जो प्रोग्राम था उसमें कहा है कि जरदारी साहब के पास नंबर 172 से भी ज्यादा है और मेरी इत्तला के मुताबिक हम 180 से क्रॉस कर चुके हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तकरीबन ये मेरी प्रेडिक्शन में ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैंने को कोई एक महीना पहले प्रेडिक्शन दी थी, 1 से 1.5 महीना पहले, कि हमें 42 के करीब लोग ज्वाइन करने वाले हैं। और आपने देखा कि 42 के लोग कौन से होंगे मुनव्वर साहब? ये 42 लोग कौन से होंगे? 42 वो थे जिसमें मैं समझ रहा था तरीके के हिसाब से 22 लोग हैं, अदर लोग हैं, वो मिला के ये तकरीबन 42 बनते हैं, जिससे जुल्फकार खोसा का भी नाम लिया था, वो ज्वाइन कर चुका हुआ है, जुल्फकार खोसा उनका बेटा, दोनों ज्वाइन कर चुके हुए हैं। इस तरह जो है अभी इम्तियाज अफजल रैंच ने आपने देखा तरीके के हिसाब से ज्वाइन किया अभी कुछ दिन पहले ही। तो इस तरह से हमारे साथ जो रास्ते में नदीम अफजल चंद ने ज्वाइन किया आपके सामने, तो हमारे साथ तो इस वक्त हमारे अपने जो हमें छोड़ के गए थे वो भी सारे वापस आ रहे हैं और आगे हैं और काफी पाइपलाइन में है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको पता है कि वो एमएलए हैं, तो वो उनके हमारे साथ कुछ पर हो चुकी हुई पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। साउथ में हमारी काफी ग्रिप हो चुकी हुई है, साउथ में हम काफी सीटें निकालेंगे। अगर रेगनिया खान से शुरू हो जाओ तो हमारा जो रेगनिया खान में सादकाबाद में हमें आपको पता हमारी बड़ी अच्छी बेस है जिसमें अपना अहमद महमूद की एरिया है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो फिर आप बहादुरपुर में आ जाए। बहादुरपुर में जो है नो डाउट के वहाँ तरीके साहब के कुछ लोग जीते हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग हमारे साथ रास्ते पे है जो हमारे साथी भी रह चुके हुए आपके इलाके पे भी है। सो अच्छी तरह मुल्तान में जिस तरह साहब के पूरे डिवीजन में बड़ी ग्रिप है। सो हमने तो अल्लाह का शुक्र जो कहते थे कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है या उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, आपने देखा कि असलम गिल 33,000 वोट से जहाँ पे हमें वोट मिला था 5,000, उसी कैंडिडेट को 33,000 वोट मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक जो है वो चाह रही है कि पीपल्स पार्टी पर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी लेकिन मुनव्वर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में जरूर इजाफा हुआ और मैं भी कुछ हद तक इस बात को इंडोर्स भी करता हूं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स रिवाइव जरूर हो रही है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी बन के सामने आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपके इतने वोट हो जाएंगे कि पंजाब में आप मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे दें? क्योंकि अभी तक तो ये सारे एडजस्टमेंट्स होने वक्त की बात है ना। ये तो बात यह है कि इमरान खान सिलेक्टेड था, उसको लोग लेकर आए, जो लेकर आए वो भी आपको पता जो पता लोग हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस दफा हमारी तो सिर्फ टारगेट एक है कि हम अवाम के वोट पे बिलीव करते हैं। हम समझते कि अवाम जो है हमेशा पीपल्स पार्टी, जब भी कौम सिलेक्टेड से परेशान हुई है या सिलेक्टेड को रिजेक्ट किया है, उसके बदले में हमेशा पीपल्स पार्टी आई है। वो आप ब्यावला का दौर देख लें, जब कौम ने उसको रिजेक्ट किया तो भी जो है पूरी पावर से 88 में बरकरार आ गई। इसी तरह 93 का देख ले कि जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ को रिजेक्ट किया तो पीपल्स पार्टी पूरी पावर से आ गई। और एक बात मैं यहाँ और बताता चलूं, 97 में आपको याद है कि कितनी सीटें थी हमारे पंजाब में? सर नहीं, बिल्कुल नहीं याद। एक सीट भी नहीं थी 97 में, पंजाब में एक सीट नहीं थी और 17 सीटें हमें मिली थी, वो भी सिंध में मिली थी और बीबी अपोजिशन लीडर थी। और 2002 के इलेक्शन में मुशर्रफ पाँव पड़ गया और इसे पेट्रोल हमारा ग्रुप तोड़कर पेट्रोल बढ़ाना पड़ गया, पेट्रोल बढ़ाना पड़ गया उसको, और उसने जो है हमने 58 सीटें जीती थी और हम हुकूमत बनाने जा रहे थे। लेकिन मुशर्रफ डिक्टेटर था, उसे बीबी का रास्ता रोक रखा था और बीबी जो है वो एक्साइल होने के बावजूद, बाहर के कुछ बैठने के बावजूद बीबी ने इतनी सारी सीटें जीत ली।
सो अभी तो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रधानमंत्री में है, आशा बीबी प्रधानमंत्री में है, इससे पहले तो बीबी भी बाहर और जरदारी साहब जेल में, तो पार्टी में कितनी सीटें जीत के हम लोग। सो बात यह है कि अब तो हालात डिफरेंट है। आज हम 7 सीटों पर पंजाब में बैठे हुए हैं, आज हमारी एक पावर है और वोट बैंक अगर वोट है आप कैलकुलेट करें तो आपको याद होगा काफ लीग का वोट बैंक जो था वो 62 लाख था और 58 लाख, सही। और पीपल्स पार्टी 62 लाख के पे खड़ी थी 2002 में। वोट बैंक हमारा ज्यादा था लेकिन सीटें को ले गई। इसी तरह वोट बैंक जो है अल्लाह का फजल करम से अगर आप कैलकुलेशन कर ले तो बहुत सारी सीटें जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 हजार से हारे हुए हैं। लेकिन मुनव्वर साहब अब अभी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है ना कि माजी में जब भी इलेक्शन हुए आप और मुस्लिम लीग नून आमने सामने होते थे, अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर तो ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो अगला लाएमल क्या होगा? क्या अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे या 1.25 साल ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? देखिए जी, हमने तो सारे ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं। अगर मेरी जाती राय पूछे जी तो मेरी जाती राय ये है कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे असेंबलियां डीरेल हो, जिससे कोई नुकसान हो जमहूरियत को। हम आप जमहूरी लोग हैं, हमने हमेशा जमहूरियत को आगे लेके बढ़े हैं। मेरी जाती राय में ये है कि असेंबलियां पूरी करेंगे, इन हाउस चेंजेस आ जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें इलेक्शन में जाना पड़ा तो पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह तैयार है इलेक्शन में जाने में। बाकी रहेगी बात फ्यूचर की बात करते हैं कि जी इत्तेहादी बन गए, इत्तेहादी में जरूर है हमारे। जब आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ को हमने निकाला था तो तब भी हम इत्तेहादी थे, लेकिन इलेक्शन हमने अपना अपना लड़ा था। नून ने अपना लड़ा था, हमने अपना लड़ा था। इत्तेहाद का मतलब खत्म ये नहीं कि इलेक्शन भी इलेक्शन इत्तेहाद होने जा रहा है। अभी इलेक्शन इत्तेहाद होने के चांसेस तो काफी दूर है। वो क्या होता है क्या नहीं होता तो ये बात तो वाज़ेह है कि मतलब अगर इलेक्शंस होते हैं और जब भी इलेक्शंस कॉल होते हैं तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के भी खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी और नून लीग के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ेगी। देखिए अपना सियासत एक ऐसी चीज है जो दोस्त दुश्मन बदलते रहते हैं, हालात के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। और अब तक आसम अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितने भी फैसले किए हैं उन फैसलों में अल्टीमेटली पीडीएम ने भी लाभदायक कहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानने के लिए तैयार हो गई है कि नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई मुल्क के लिए इस वक्त इन हालात में इसकी सख्त जरूरत है। इस वक्त हम आप समझते हैं कि हमें लकीर के नीचे हम जा रहे हैं, गुर्बत से निकालने वाली पीपल्स पार्टी ही होगी जो आगे 150% तरहाएं बढ़ा देती है, जो आगे बेसिक इनकम प्रोग्राम ले जाती है, जो हेल्थ सेक्टर में तरक्की करती है, जो एजुकेशन सेक्टर में तरक्की करती है, जो गरीबों के उनको खत्म करने के लिए इकदाम करती है, पैक लेकर आती है। आप हमारे कामों के सामने हम तो कामों में हम तो ये जरूर है कि हमारे काम जो है वो सारे के सारे कौमी अमूर के होते हैं। ये बात हम लेकिन मुनव्वर साहब ये सूरत हाल तो ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अपनी तारीख है और सियासी जद्दोजहद है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती तो आप लोग बिल्कुल तौर पर चार्ज रखते हैं, लेकिन अगर ये जो नताइज हैं आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुए तो फिर क्या सूरत हाल होगी? मैं समझता हूँ कि मैं तो कॉन्फिडेंट हुई, मैं बिल्कुल साइड पे भी हूँ। बट अभी तक हुकूमत इत्तेहादी अनाउंस नहीं कर पा रहे ना मुनव्वर साहब। एतमाद भी देखी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैंने देखा कि मुफ्त के बाद क्या हालात होते हैं। अगर उदाहरण तो ऐसे कोई चांस नहीं है। अब तरीक आपको पता है बट एक प्लान भी तो सियासी जमातें लेके चलती है ना कि अगर ये ना हुआ तो फिर दूसरा रास्ता तो इख्तियार करना होगा ना कोई ना कोई। देखिए हमारे पास हमने 2 रास्ते अपने, एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है, एक प्लान सी भी होता है। हमने अपने प्लान तीनों तैयार करके रखे हुए, जैसे हालात होंगे वैसा हम डिटेल देंगे। और हम ये बात मैं वादा करना चाहता हूँ, वो काम हम करेंगे जो कौम और मुल्क के मुफाद में हो। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कौम के खिलाफ हो या मुल्क के खिलाफ जाती बात हो। अच्छा मुनव्वर साहब, आप तो सीनियर एक लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सियासत के तमाम दाव पेच से वाबस्ता भी हैं। इस बार तहरीक को लेके कोई ये बात नहीं आई कि जमहूरियत खतरे में है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तमाम तो सूरत हाल में कशीदगी बढ़ेगी और यह मुमकिन है कि जो निजाम है वो खतरे में आ जाए। आपको लगता है कि अगर कशीदगी बढ़ती है तो निजाम को कोई खतरा हो सकता है? देखिए जी, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर और मैंने मुतबा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ 10 साल मीडिया स्पोक्सपर्सन के तौर पर, मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम किया हुआ है। मैं उन तमाम डायलॉग प्रोसेस में शामिल रहा हूँ। अगर तो आप मुझसे मेरी राय जाती पूछते हैं तो मुझे तो खतरा 2023 के इलेक्शन पे है। और 2023 के इलेक्शन में क्या खतरा है? खतरा है कि कुछ नई कोई चीज ना हो जाए। अगर ये 2023 का इलेक्शन हो जाता है
और जमहूरियत चौथे में 5वें साल में एंटर हो जाती है, तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है एक सही राह पर, जमहूरियत की राह पर चल पड़ा है। मेरी जाती राय में ये है कि हम तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी जितनी पीपल्स पार्टी पे आती है उतनी जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब नून लीग के पर आती है, उतनी जिम्मेदारी काफ लीग के पे आती है, उतनी जिम्मेदारी एएनपी पे आती है, उतनी जिम्मेदारी जितने भी स्टेक होल्डर है पार्टी है पाकिस्तान की उन पे आती है कि हम इस पाकिस्तान को जमहूरियत के प्रति से उतरने न दे, किसी को गैर जमहूरी कुव्वत को न आने दे। हमें जब जरूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले खड़ी होगी उस गैर जमहूरी कुव्वतों को के लिए। आपको पता कि हमारा वर्कर आज भी चार्ज है, आज भी वो किले जाने से नहीं डरता, आज वो जेल जाने से नहीं डरता। असद जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी, वो पाकिस्तान में रहे, हम आज भी पाकिस्तान है। तो हम समझते हैं कि अगर ये कोई ऐसी सूरत हुई, कोई इंतशार का खतरा पैदा तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी। काफ लीग कब तक ऐलान कर देगी? मुनव्वर साहब, आपकी हिमायत का ऐलान कब तक मुतवक्किल है कि काफ लीग ऐलान कर दे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ऐलान कर दे? देखिए, उनसे बातें तो हमारी ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन हो चुकी है, उनके साथ बातें हो चुकी हुई है और अब जो है वो अपना हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये अपना इजलास बुलाया जाता है। और हम कार्ड अपने पहले नहीं शो करना चाहते, ना नून करना चाहते, ना पीपल्स पार्टी करना चाहती, ना कोई और करना चाहते। कुछ खबर इत्तलात है मुनव्वर साहब, कुछ इत्तलात है कि जो पंजाब की वजारत आला का मामला है ना, उसके ऊपर कुछ डेडलॉक है मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। क्या पीपल्स पार्टी को किरदार अदा करेगी इसके हवाले से? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी हर वो किरदार अदा करने के लिए तैयार बैठी है जिसमें मुल्क और कौम का फायदा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि अभी ये बात नहीं की जा सकती कि किसको वजीर आला बनाना है, किसको स्पीकर बनाना है, किसको ये सारी सारी। लेकिन पंजाब में आपको पता है पोस्टर लगे हुए वजीर आला के कि अगला वजीर आला कौन होना चाहिए। सर, बात सिर्फ पोस्टर लगाना, पोस्टर देखना, पोस्टर, लेकिन ये इशारा तो हो सकता है हुकूमत के इत्तेहादियों की जानिब से। इशारतन कनारतन हम इन चीजों पर बिलीव ही नहीं करते। इशारतन कनारतन पे जो बिलीव करते हैं वो लोग हैं, हम तो ताकत पे बिलीव करते हैं। जो हमने एक आपके सामने अवामी मार्च करके ताकत दिखा दी है कि पीपल्स पार्टी का जो इस्तकबाल हुआ अपना कायदे के बाजार से लेके और इस्लामाबाद तक ये पूरी दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह कायम है जो जैसे पहले थी। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि अगर इस मौके पे हमने समझा कि इस वक्त इन दोनों को सालसी का किरदार हमें अदा करना पड़े तो वो भी हम करेंगे, उसको भी हमने पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम वो फैसला करेंगे जिसमें असेंबलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करे और हम जो करेंगे फैसला पाकिस्तान पार्टी वो अवाम के हक में होगा, पार्टी के वर्कर के हक में होगा और पाकिस्तान के लीडर, वर्कर, ऐसा तमाम जमातें ठीक हो गया, पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तहिद है। और जिन लोगों ने कमिटमेंट की है वो लोग भी अभी तैयार बैठे हुए हैं, वो सिर्फ जरदारी साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो कब कहे कि हम कब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर लीडर रहनुमा है और अपनी तमाम तर मामलात को, तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर उन्होंने ना सिर्फ बल्कि बयान भी किया बल्कि बहुत सारी बातें ये भी कह दी कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहादी हैं ना सिर्फ वो इस अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत का ऑपोजिशन का साथ देंगे बल्कि हुकूमत के भी गालिबन 20 से 22 अरकान ऐसे होंगे जो कि इस अदम एतमाद की तहरीक में ऑपोजिशन के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी कि अगर नंबर्स की बात की जाए तो 200 से जायद का जो नंबर है वो ऑपोजिशन अचीव करना चाहती है और कहीं ना कहीं मेक श्योर भी करना चाहती है कि अगर 2-4 नंबर्स आगे पीछे हो भी जाते हैं तो बैकअप में एक वाज़ेह लीड और अक्सरियत मौजूद है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदम बर्दाश्त और तसादुम की सूरत हाल ना हो और ये मामलात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या जो भी मामलात होते हैं वो आईनी और जमहूरी तरीके से, इस तरीके से, ऐसे तरीके से हल हो जाए कि तमाम तर फरीक इस पर रजामंद नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।